आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो प्लस का चार्ज है ना, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो इस पे चार्ज मास क्या हो गया, इसका कम हो गया, तो ये m1 आपका, तो m1 विल बी लेस देन m2, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, which of the following charge is not possible, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन में दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, ये दे रखा है इतने कूलम। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, चार्ज कौन सा पॉसिबल होगा, Ne, वही चार्ज पॉसिबल होगा जो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए। तो n की वैल्यू निकाल के देख लो, अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो चार्ज पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आती, पूर्णांक नहीं आती, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो n की आप क्या कैसे निकालोगे, क्या वो अपॉन E करके। तो पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन को देख रहा हूं मैं, तो पहले ऑप्शन में 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दे रखा है, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 क्या है, इंटीजर है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, यहाँ पे पावर 19 दे रखी है, ऑप्शन बी में यहाँ पे पावर 19 दे रखी है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका n क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n भी आपका, n जो है 1 भी आपका इंटीजर है, तो ये भी आपका सही है। और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है, -20, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो 1/10 आपका इंटीजर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके चार्ज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे जो है मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड क्या क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखो जनरली 3 तरीके ही यूज करते हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं। पहला आपका होता है बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, दूसरा होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, और थर्ड आपका होता है चार्जिंग बाय रबिंग, और फोर्थ आपका होता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से भी चार्ज करते हैं। फोर्थ है आपका चार्जिंग बाय, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से भी बॉडी को चार्ज किया जाता है। फिफ्थ आपका थर्मो आयनिक इमिशन, ये भी आपका चार्जिंग का ही मेथड, थर्मो आयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के आपके 5 मेथड हैं चार्जिंग के। ठीक है, तो ये मेथड हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं
पांचों मेथड आपको याद रखने हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय रबिंग। और जो बाय रबिंग है इसको इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसको कहते हैं। तो देखो आपका फोर्थ मेथड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, मतलब कुछ गैसेज वगैरह को चार्ज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ आपका है, ये आपका फोर्थ 2 टाइम्स हो गया, तो टोटल 6 मेथड आपके। तो फिफ्थ आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या करते हैं, मतलब किसी मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं, लाइट, और लाइट डालने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं मेटल में से, और मेटल पे चार्ज आ जाता है। ऐसे ही थर्मो आयनिक इमिशन में, थर्मो मतलब हीट या टेम्परेचर, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं, जब किसी को हीटअप करते हैं तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो क्या आ गया? चार्ज आ गया उसके ऊपर। तो ये आपके 6 मेथड हैं चार्जिंग के। डिटेल में पढ़ने वाले हैं 3 मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। और पहला मेथड आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी चार्ज है प्लस का, इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कोई एक कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर है। और अपने पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है? अनचार्ज है। ये क्या था? आपका चार्ज था, ये आपका चार्ज कंडक्टर था, ये आपका अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर है। तो इसको इसके पास ले आएंगे तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा। और कब गया ये? जब दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? फिजिकल कांटेक्ट है। तो जब किसी अनचार्ज कंडक्टर को, जब किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के फिजिकल कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो चार्ज कंडक्टर में से अनचार्ज कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा आपका क्या था? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो पहले देख लो कि जो इंडक्शन होता है इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या? ठीक है, बाद में सीखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है। ये मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई भी चार्ज, इस पे मैंने प्लस का चार्ज ले लिया, माइनस का भी आप ले सकते हो। मान लो इस पे प्लस का चार्ज है, ठीक है, और इसके बिल्कुल पास मैंने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसके बिल्कुल पास मतलब वेरी क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर। जब किसी, ये कंडक्टर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके पास है ना, ये कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी है, ये कोई भी क्या है? चार्ज्ड बॉडी है। ये कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए थे? कंडक्टर होने चाहिए थे, ठीक है। ये दोनों क्या होने चाहिए थे? कंडक्टर होने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये कोई भी चार्ज बॉडी है, तो इसके बिल्कुल पास दूसरी अनचार्ज बॉडी को रख दिया। किसको रख दिया? अनचार्ज बॉडी को रख दिया। ये भी आपकी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लेके आना है, एक दूसरे को टच नहीं करवाना है, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल पास रखना है। तो होगा क्या? इस पे जैसे प्लस का चार्ज है ना, तो इस पे ये मान लेता हूं कि इस पे प्लस का चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज इस पे? क्यू चार्ज है प्लस का। तो इस बॉडी के ऊपर ये जो इस तरफ की जो फेस है, ये वाला जो फेस है जो इसके पास है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। और इसके अपोजिट जो फेस है, अपोजिट वाली जो फेस है, इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना कितना चार्ज आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है, अगर इस बॉडी पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, तो इस वाली फेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आएगा और इस वाली फेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था कि जब एक अनचार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के बिल्कुल पास लेके आते हैं,
तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो जो फेस उसका बिल्कुल पास है उसके उस पर अपोजिट चार्ज, और जो अवे फ्रॉम है उस पे सेम नेचर का चार्ज उस पे आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने चार्ज ट्रांसफर नहीं किया, ये जो चार्ज है, ये जो माइनस क्या हुआ है, जो प्लस क्या हुआ है, ये चार्ज हमने इसको ट्रांसफर नहीं किया, ये चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, ये इसके अंदर अपने आप जनरेट हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हुआ, अपने आप जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है। तो इसको बोलते हैं चार्ज इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के बिल्कुल पास लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो चार्जिंग का जो मेथड है, चार्ज कैसे करेंगे भाई, इस पे तो पहले से ही चार्ज है, इसको चार्ज करना है तो इसको बिल्कुल पास ला के रख देंगे, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इधर माइनस का चार्ज इधर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, अर्थनिंग कर देंगे, ग्राउंडेड कर दिया इसको, ग्राउंडेड बोल लो, ग्राउंडेड या ये बोल लो, और अर्थनिंग क्या कर देंगे, इसकी अर्थनिंग कर देंगे या इसको ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ग्राउंड से जोड़ दिया इसको, तो होगा क्या, ये सारा प्लस का चार्ज, ये पूरा प्लस का चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये पूरा ग्राउंड में चला जाएगा, और अपनी ये जो बॉडी है इस पे चार्ज कैसा बचेगा, सिर्फ इस पे चार्ज बच जाएगा माइनस वाला, इस पे चार्ज कैसा बच जाएगा, ये बिल्कुल पास है, मिली हुई नहीं है इसके, इस पे प्लस का चार्ज था, तो इस पे चार्ज कैसा बचेगा, इस पे सिर्फ माइनस का चार्ज बचेगा। अब जब इनको एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, अब तो पास पास रखिए ना, जब इनको दूर ले जाएंगे, तो जब इसको दूर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, जब इनको दूर दूर रखेंगे तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस का चार्ज जो इस तरफ था वो पूरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे प्लस का, इस पे माइनस का। तो आ गया ना इसके ऊपर चार्ज, इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज, माइनस का क्या हुआ आ गया, इस पे कितना चार्ज था, प्लस क्या होता। तो इंडक्शन से जो चार्ज आता है, मान लो कि मेरे को इसको चार्ज करना है, इस पे चार्ज है, तो जितना इस पे चार्ज है ना उतना ही चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर का आएगा इस मेथड से। ठीक, ये मेथड कौन सा था आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला मेथड आपका है, थर्ड मेथड आपका है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे भाई मान लो आपके पास है ना ग्लास रोड है, ये आपकी ग्लास रोड है, और ग्लास रोड को मान लो मैंने रब किया किससे, एक सिल्क का कपड़ा अपने पास है, सिल्क, तो इससे रब करेंगे, तो रबिंग से क्या होगा भाई, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे ना तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का। जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे चार्ज कैसा आता है, प्लस का, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पे चार्ज कैसा आता है, माइनस का। ठीक है, तो ऐसे इस पे भी चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, तो ये हो गया चार्जिंग बाय रबिंग। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आए हैं वो फ्रिक्शन की वजह से आए हैं। किसकी वजह से आए हैं, फ्रिक्शन की वजह से आए हैं, तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये 3 मेथड आपको अच्छे से पढ़ने हैं। टोटल मेथड आपके कितने थे, 6 मेथड थे। ठीक है, तो ये था आपका चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी देखो हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, छोटा सा एक टॉपिक और कर लेते हैं। ये आपका है अगला टॉपिक, आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया, देखो हमें पता है कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास रखेंगे, ये मान लो माइनस क्या हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो सेम नेचर चार्ज रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब कितने फोर्स के साथ रिपेल करेंगे या कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने ये पाया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल, ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है क्या 1, ये कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है क्या 2। इन दोनों को मान लो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो,
उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखो अगर ये चार्ज मूव करने लग जाएंगे, मूविंग चार्ज के बीच में, वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है। ये दो चार्ज रखे हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि भाई मान लो आपका Q1 कितना दे दिया, -2 माइक्रोकूलम दे दिया। ठीक है, Q2 कितना दे दिया, +2 माइक्रोकूलम दे दिया। तो Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, -4 माइक्रोकूलम हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हमें साइन को नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है, वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आपका है कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे कूलम्ब्स ने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट ऐड कर दिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मतलब है, मतलब जीरो लगा दी ना, इसको नोट बोलते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये आपका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल का साइन लगा दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो ये Q1 इंटू Q2 इसका मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया आपके कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये जो हमने बीच में ऐड किया है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है आपका, ये क्या होता है, ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब जो आपके चार्ज हैं ये कहाँ पे रखे हैं, ये एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच में यहाँ पे कोई मीडियम है, ये पानी में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है आपका ये वैल्यू। ये आपका जो एप्सिलॉन नॉट है किस पे डिपेंड करता है, यहाँ जो मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको सिंप्लिसिटी के लिए f को क्या करते हैं, f इज इक्वल टू इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k से लिख देते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो k है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो k किसके बराबर लिखा है मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा मैंने k के बराबर। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू आपको याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, फिक्स होती है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और जो आपका यूनिट इसकी क्या होगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 1/4 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रख लेनी है। क्या पता एग्जाम में सीधा ऑप्शन में ये वैल्यू आपको गिवन हो कि बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। कहीं पावर -10 कर देगा, किसी ऑप्शन में -12 कर देगा, किसी ऑप्शन में -11 कर देगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर। व्हाट इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो ये जो आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पूछा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके